आज जो हमने काम करना है, इसके अंदर मेरा ये फर्स्ट इनिशियल प्लान मेरा ये था कि 2-3 हम राइटर्स जो हैं अच्छे मशहूर राइटर्स जो हैं, उनको देख लें पहले और उसके बाद हम कोर्स को देखेंगे। तो बहरहाल पहले जो राइटर है, जोसेफ कॉनरेड को आज देखते हैं एक और क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड वही तकरीबन बन रहा है मिड विक्टोरियन एरा से मॉडर्न एज तक, जोसेफ कॉनरेड। और आपको इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि इंग्लिश इसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और इससे इम्पोर्टेंट मज़ेदार बात ये है कि इसने इंग्लिश कभी कहीं से सीखी नहीं है और इसने इंग्लिश ये खुद कहता है आई एक्वायर्ड इंग्लिश। और एक्वायर का मतलब क्या होता है कि खुद पढ़ता रहा मैगजीन्स, डिक्शनरीज खोल खोल के और जिस तरह भी है। तो ये सब कुछ करके इसने इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एक्वायर किया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है ये। पॉलिश राइटर है ये यानी कि पोलैंड में इसकी बर्थ जो है उसकी पोलैंड की है, यानी कि ओरिजिनली पोलैंड का है, पॉलिश है, लेकिन बाद में इंग्लैंड आ गया और अपनी 20s के अंदर इसको इंग्लिश का कुछ नहीं पता था, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता फिर इसने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू किया और इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही डाइवर्स किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं। वो इसलिए डाइवर्स हैं कि ये कॉन्गो भी गया और जाके इसने इंपीरियल एक्सप्लॉइट्स जो हैं उनको पूरी तरह इसने ऑब्जर्व किया, पूरी तरह इसने देखा है और सिर्फ ब्रिटिश नहीं, ये फ्रेंच मर्चेंट नेवी के अंदर भी था, ठीक है? फ्रेंच मर्चेंट नेवी और ब्रिटिश मर्चेंट नेवी दोनों के अंदर ये रहा है और यानी कि वहाँ पे जॉब की है इसने। तो इसलिए इसने उनको बहुत करीब से देखा है कि कॉलोनियलिज़्म और इंपीरियलिज़्म के क्या-क्या नुकसानात हो रहे हैं, ठीक है? और इसका जो सबसे मशहूर जो इसका नॉवल है, आपको पता है हार्ट ऑफ डार्कनेस है। इसने नॉवेल्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा इसने नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा एक मज़ेदार वर्क है जो कि आम नज़रों से लोगों के में दूर रहा है, कॉन्गो डायरी। वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है? द कॉन्गो डायरी। ये ईज़िली अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी ईज़िली अवेलेबल है और मिल जाती है। ये हार्ट ऑफ डार्कनेस का प्रीक्वल समझ लें आप इसे। प्रीक्वल कहते हैं जो किसी चीज़ से पहले आता है, सीक्वल कहते हैं ना बाद वाले को, प्रीक्वल कहते हैं जो पहले वाला होता है। तो अगर आपने इसको पढ़ लें, द कॉन्गो डायरी को, तो आपको उसमें कई कर्ट्स नज़र आएँगे, कई आपको वो मैनेजर्स नज़र आएँगे और कई आपको चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सी उसके अंदर उसने सारे वाक़यात लिखे हैं जो अपने कॉन्गो डायरी है। इसके जो बड़े मशहूर नॉवेल्स हैं, उनके अंदर अंडर वेस्टर्न आइज़, हार्ट ऑफ डार्कनेस तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वेस्टर्न आइज़, नॉस्ट्रोमो बड़ा एक इसका मशहूर है, द सीक्रेट एजेंट और बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक इसका अनफिनिश्ड वर्क है, वो आपको पता ये अनफिनिश्ड वर्क नहीं था, ये वैसे ही दरमियान में आ गया। अच्छा सस्पेंस के नाम से इसका एक वर्क है, ये अनफिनिश्ड है। सस्पेंस अ नेपोलियनिक नॉवल नेपोलियनिक नॉवल सॉरी नेपोलियनिक नॉवल ये इसका अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है? इसको ज़रा आप नोट डाउन कर लें। दूसरी इसकी ली है शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवल इसके मेरा ख़्याल है कोई 10-15 के करीब इसके नॉवेल्स हैं और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो यही 3-4 ही हैं और इन्हीं की वजह से ये मशहूर है। एक द एरो ऑफ गोल्ड है, ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, द एरो ऑफ गोल्ड और इन सब की समरीज़ पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए और लॉर्ड जिम मैं भूल गया, लॉर्ड जिम, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड जिम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये जो नॉवेल्स मैंने जिनके नाम नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा या इनकी समरीज़ आप देख लें थोड़ी बहुत। वो इसलिए समरीज़ मैं देखने का कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर आपको जो इसके इम्पीरियलिस्ट थीम्स हैं, वो आपको नज़र आएँगे, ठीक है? और आपको ये पता लग जाएगा कि अमेरिकन कॉलोनी के ऊपर इसने कौन-सा लिखा है, ब्रिटिश जो ये कांगो के ऊपर कौन-सा लिखा है। तो कांगो पे तो हार्ट ऑफ डार्कनेस ज़्यादा क्वेश्चन बहरहाल आपको वो हार्ट ऑफ डार्कनेस से ही करेगा क्योंकि ये सब कोर्सेज़ के अंदर मौजूद है। उसके बाद इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं
और शॉर्ट स्टोरीज़ की तादाद भी कोई 20 के करीब है, ठीक है? और उनको आप द इडियट्स है एक, उसके बाद लैगून्स हैं, अ, और द सीक्रेट शेयरर, ये भी एक इसकी स्टोरी है। तो ये इस तरह के इसने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये आपको आराम से इसकी लिस्ट मिल जाएगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अब इसके जो प्रोज़ वर्क्स हैं जिनके अंदर से एक का मैंने ज़िक्र किया था कॉन्गो डायरी का, उसके अंदर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑटोक्रेसी एंड द वॉर। क्रेसी एंड वॉर। वॉर और जो इसकी एक्सप्लॉइट्स हैं, वॉर की एक्सप्लॉइट्स हैं, या फिर आप कह लें कि इम्पीरियलिज्म की एक्सप्लॉइट्स हैं, एक्सप्लॉइटेशन है, उसके ऊपर इसने काफ़ी जो है ना वो काम किया, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट है द पॉलिश क्वेश्चन, द पॉलिश क्वेश्चन। इस तरह के जो राइटर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने लिखा हो, इनके सारे वर्क्स का पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए एक क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स अलग-अलग एक्सपर्ट्स हैं। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर कोई ऐसा एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेगा, जो कहे कि मैं पूरे लिटरेचर का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? अगर वो ये कहेगा, तो ये क्लेम वैसे ही उसका फ़ॉल्स क्लेम है। वो इसलिए फ़ॉल्स क्लेम है, क्योंकि लिटरेचर अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। अब हर कंट्री के अंदर एक अलग तरह का जो है ना लिटरेचर लिखा जा रहा है। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं सारे लिटरेचर का माहिर हूँ, ठीक है? ये ज़रूर कह सकता है कि मैं साउथ अफ्रीकन लिटरेचर का हूँ, या कोई बंदा जो रियल स्कॉलर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक स्कॉलर्स हैं, रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें आपको किसी एक बंदे का स्कॉलर नज़र आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा पूरे जो हमारा साउथ अफ्रीकन लिटरेचर के जो स्कॉलर हैं, जो डेविड एटवेल जिनका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, अ, वो अब उन्होंने साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री लिखी है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, कैम्ब्रिज के की तरफ से, और उनके साथ इनके 2-3 बंदे और भी थे। लेकिन वो खुद अगर देखा जाए तो स्कॉलर किस चीज़ के हैं, तो वो जे.एम. कॉट्ज़िया एक नॉवेलिस्ट है, साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है, वो उसके एक्सपर्ट हैं, सिर्फ़ यानी कि उस बंदे के। और ये अब पॉसिबल उनके सारे नॉवेल्स और ये सारा कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब उस बंदे को अगर आप ये कहें कि जी आपने कॉनरेड क्यों नहीं पढ़ा हुआ? आपने टी.एस. इलियट के सारे वर्क्स क्यों नहीं पढ़े हुए? ठीक है, टी.एस. इलियट के वैसे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं, ठीक है? वो पढ़ना अब पॉसिबल नहीं है। तो ये एक आइडियलिज़्म के अलावा एक बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी होगी अगर कोई ये सोचे कि मैं सारे वर्क्स पढ़ लूँ। क्यों, आप किस-किस को पढ़ेंगे? पाकिस्तानी राइटर्स को पकड़ लें, तो एक-एक राइटर ने 5-5 नॉवल लिखे हुए हैं, ठीक है? तो किस-किस को आप जो है ना वो पढ़ेंगे? तो अब असल में दौर हमारा वो दौर नहीं है कि जब लोग लिखते कम हैं और सोचते ज़्यादा हैं, अब लोग लिखते ज़्यादा हैं। तो और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंट थीम्स भी नज़र आएँ। कामला शमसी के हर नॉवल के अंदर आपको डिफरेंट थीम नज़र आए। बिल्कुल वही ऐसे ही वही हाल है जो उमैरा अहमद का है या निम्रा अहमद का है कि एक ही थीम को बार-बार दूसरे नामों के साथ ले के आते रहें। ठीक है? तो थीम उसका एक ही है। और इस लिहाज से बहुत से जो नॉवेलिस्ट हैं, जो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं पुराने ज़माने के, वो ठीक है कि उन्होंने ज़्यादा अपने इधर-उधर जो है ना वो नहीं गए। अच्छा जी, तो बहरहाल ये मैंने आपको इसका बता दिया है। और इसके आप नॉवेल्स की शॉर्ट समरीज़ जो है ना वो आप पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये पता हो कि इसने कौन-सा नॉवल किस कॉलोनियल बैकग्राउंड पे लिखा है, ठीक है? इसलिए आप इसकी समरी थोड़ी-थोड़ी पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में ज़्यादा मशहूर बात ये थी कि एक तो ये इसने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर किया है, और दूसरा ये पोलैंड का है, और और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि आपको नज़र आए कि जी अ पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं, अब पॉलिटिक्स जो है ना वो अब इस वर्ल्ड की वो चेंज हो गई है। अब वो पॉलिटिक्स वो वाली नहीं है कि किंग क्या कर रहा है, और किंग की जो बातें हैं आपने वो अगर प्रोपेगेट ना की तो किंग आपके खिलाफ हो जाएगा और ट्रीज़न के मुकदमे हो जाएँगे। ठीक है? जिस तरह वो हेनरी हॉवर्ड पे हुआ था, लॉर्ड ऑफ सरे जो क्या अर्ल ऑफ सरे पे। तो ट्रीज़न का मुकदमा हुआ, जनाब उसको बेअहद ही कर दिया गया। तो अब इस तरह का दौर नहीं है। ठीक है? ये जो अब हम 20th सेंचुरी को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हर बंदे की अलग ही पॉलिटिक्स है। ठीक है? पॉलिटिक्स जो है वो किसी की जेंडर पॉलिटिक्स है, किसी की जो है वो लिबरल पॉलिटिक्स की तरफ आ गया है, कोई जो है वो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का ज़िक्र कर रहा है, ठीक है? और हर तरफ से एक नया जो है ना वो आइडिया आ गया, रिलीजियस पॉलिटिक्स भी है, और हर तरह की पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और वॉर पॉलिटिक्स जो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके बाद अब का जो जनरेशन है, जो हमारा अब का दौर है, इसके अंदर तो वॉर पॉलिटिक्स के अलावा टेररिज्म की पॉलिटिक्स वो एक अलग चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है।
तो इसलिए अब आप ये नहीं हो सकता कि आपको सारा उसका टाइम पीरियड अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो इसका जो ज़्यादा फोकस है वो कॉलोनियलिज्म पे है, ठीक है। अब टीएस इलियट भी तकरीबन इसी दौर का है लेकिन उसका फोकस कॉलोनियलिज्म पे नहीं है, ठीक है। वो इसलिए कि उसका कॉलोनियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं था। और उसने किस पे लिखा, उसने अपने जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके बारे में वो लिख रहा है, ठीक है। अब ज़रा हम टीएस इलियट को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मेरा ख्याल है कोर्स वगैरह नहीं देते हैं, टीएस इलियट ही कर लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। टीएस इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट, ये इसका पूरा नाम है। और टीएस इलियट, और 1965 तक इसकी जो है वो रही है, ठीक है जी। और इसके बारे में जो मज़ेदार बात है वो ये अमेरिकन था या ब्रिटिश था। पहली बात तो ये है, अमेरिकन बॉर्न है लेकिन है ब्रिटिश, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। और अमेरिकन बॉर्न बट ब्रिटिश। और जो दूसरा था जोसेफ कॉनरेड, वो पॉलिश बॉर्न है लेकिन ब्रिटिश है, ठीक है। अच्छा, और ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है अपना 39 ईयर्स या 40 ईयर्स का था जब इसने 1927 बहरहाल इसने जो है ना वो अपनी 1927, ये कितने साल बनते हैं देख लीजिएगा, 1927 में इसने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप जो है उसको रिनाउंस कर दिया था, ठीक है, उसको इसने छोड़ दिया था 1927, और रिनाउंस्ड अमेरिकन सिटीजनशिप, ठीक है, खुद ही इसने उसको रिनाउंस कर दिया। और आपको इसकी जो वर्क्स के अंदर कहीं भी आपको अमेरिकनिज्म नज़र नहीं आएगी, अमेरिकन थीम्स हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अब इस राइटर की ज़रा थोड़ी सी अगर हम देखें तो ये एक तो बहुत शानदार क्रिटिक है, बहुत शानदार क्रिटिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डीप पोएट है, पोएट्री में बहुत डेप्थ है इसकी। और इसके साथ साथ ड्रामाटिस्ट भी है, और ऐसे बहरहाल ऐसे तो इसके लिटरेरी ऐसेस हैं। जॉन मिल्टन पे इसने लिखा, जॉन डन पे लिखा। ये वो बंदा है जिसने जॉन डन के बारे में कहा था कि इसने जॉन डन को अप्रिशिएट करने वाला बंदों में से वो ये है। और टीएस इलियट की एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था ये, ठीक है, लेकिन वॉर की वजह से या वैसे ये इंग्लैंड आ गया, और इंग्लैंड आने के बाद इसने अपनी पीएचडी जो है उसको छोड़ दिया क्योंकि अमेरिकन सिटीजनशिप ही रिनाउंस कर दी थी ना इसने। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था लेकिन इसने उसको छोड़ दिया। और ये अ, ऐसा बंदा है जिसने खुद तो पीएचडी नहीं की लेकिन इसके ऊपर पीएचडीज हो रही हैं, ठीक है, और बहुत सी पीएचडीज हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि थोड़ा बहुत, इसके ऊपर जो पीएचडीज हो रही हैं बहुत ही डिटेल्ड हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी एक यॉर्क यूनिवर्सिटी में एक इसके ऊपर रिसर्च की थी, और उन्होंने इसके रिसर्च क्या की थी कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उसको उसने सिर्फ रिसर्च किया, और उसके ऊपर ही उसका पीएचडी का थीसिस था। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सिर्फ एक उसका पोर्शन है। उसके बाद इसमें रिलीजन के ऊपर भी हो सकती है, जो इसका रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रिसर्च हो सकती है, अभी भी हो सकती है। अच्छा, पोएम्स कौन सी इसकी इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं इसकी, एक तो है जी द वेस्टलैंड, आप में से अक्सर ने पढ़ी होगी, और जिसने नहीं पढ़ी उसको पढ़नी चाहिए। और पोएम तो आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, मेरा ख्याल आप इसकी समरी पढ़ लें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद जो जिसको मैं इसके सेकंड पे रेट करता हूँ, वैसे स्कॉलर्स पता नहीं किस पे करते होंगे, लेकिन मेरा जो फेवरेट है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और इसके अंदर लव वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ज़बरदस्त है ये प्रूफ्रॉक, ठीक है। ये मॉडर्न मैन के जो डिलेमास हैं ये उसको शो कर रहे हैं कि हम बहुत से जो इन एक्शन का शिकार हैं, जो मॉडर्न मैन है और बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन ही इज स्टक, और किस वजह से स्टक है वो सारी इसने बातें दिखाई हैं। उसके बाद द हॉलो मैन, बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है हॉलो मैन। उसके बाद ऐश वेडनेसडे, वेडनेसडे पढ़ते हैं आपसे, वेडनेसडे,
बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और फिर 4 क्वार्टेट्स, और मुझे अभी ये एहसास हो रहा है मैंने इसकी काफ़ी पोएम्स इसकी पढ़ी हुई हैं। और ये वाक़ई इस काबिल भी है कि आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छा इसका है। और इसका भी एक ड्रामा मैंने ला के रखा हुआ है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, और वो है द मर्डर इन कैथीड्रल, वो इसका एक प्ले है, मर्डर इन द कैथीड्रल। और बल्कि वो है मर्डर इन द कैथीड्रल एंड अदर प्लेस, ये उसका जो है ना वो नाम है। और इसमें इसके और भी ड्रामाज़ हैं। ये इसका बहरहाल मर्डर मर्डर इन द कैथीड्रल, ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो इसका प्ले है। कॉकटेल पार्टी भी है और फैमिली रीयूनियन, इस तरह के उसके हैं। बहरहाल वो मैंने भी पढ़ा नहीं है, और बस ला के रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे अभी आइडिया नहीं कि उसके अंदर कौन कौन से और ड्रामाज उसने प्लेज और लिखे हुए हैं। ठीक है, बहरहाल ये तीन मैंने आपको जो बताए हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट है। पोएम्स इसकी ये जो बताई हैं मैंने आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। फोर क्वार्टेट्स बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर उसने अपना टाइम की जो थ्योरी है, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, बर्ड नॉर्टन के अंदर उसने वो बताई है। और वेस्टलैंड के अंदर वो जिक्र करता है कि किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं, और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन, यानी कि स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, नज़र ही नहीं आती है हमें स्पिरिचुअलिटी इस वर्ल्ड के अंदर, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और ये जो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसाद भी बरपा है दुनिया में, और एक क्राइसिस का शिकार है, फिलोसॉफिकल क्राइसिस कह लें उसे, या स्पिरिचुअल क्राइसिस है जिसका वो शिकार है। और इसने सारी इल्यूजन्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय किया है इसके अंदर, वेस्ट लैंड के अंदर, जिसका नाम से ज़ाहिर है उसके कि ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं इसको उर्दू में, अगर इसका कोई तर्जुमा करें तो अ, बहुत ही तबाहशुदा ज़मीन आपको नज़र आती है। ठीक है, हाँ जी, बंजर ज़मीन। तो बंजर वो इस सेंस में है कि आप उसमें नहीं, नहीं, फ़ज़ूल नहीं, ये बंजर है, बंजर ज़मीन है। और बंजर ज़मीन इस सेंस में है कि जिस तरह अ, ये इनफर्टाइल है इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? यानी कि स्पिरिचुअली इनफर्टाइल वर्ल्ड है ये इसने जो है ना उसमें दिखाया है। और इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत ज़्यादा। और इतने ज़्यादा है कि अगर आप इसके अलूजन्स को नहीं पढ़ते, यानी कि जो लिटरेरी रेफरेंसेस हैं, अगर आप उन सब को नहीं पढ़ते, तो आपके लिए ये अनरीडेबल है, आप इसे पढ़ ही नहीं सकते। और यानी कि पूरी पोएम को, उसका जो टेक्स्ट है पूरी पोएम का वो पढ़ना, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो पूरी पूरी माइथोलॉजी है, और बहुत ज़्यादा मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खुद जिस तरह जो जॉन डन की पोएट्री को पसंद कर रहा है, ठीक है? लेकिन इसकी अपनी पोएट्री जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जॉन मिल्टन जैसी, ठीक है उसका थीम वो नहीं है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, जिस तरह ये रेफरेंसेस लेके आता है, एलुजन्स के लेके आता है, उससे ये थोड़ा-सा जॉन मिल्टन की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जो इसका द हॉलो मैन है, और वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उसके अंदर देखिए अलूजन्स हैं लेकिन बहुत ही शानदार है। और उसके अंदर मैंने शायद आपको पहले ज़िक्र किया हो कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, क्या मैं नाम ले रहा था, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन अगर आप ये देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं ये पढ़ता हूँ, कहते जी, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट ईथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ये इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जो सबसे मज़ेदार लाइन्स हैं, वो इसकी मुझे ये लगती हैं। और उसके बाद ये दिखाता है कि किस तरह जो लोग हैं वो मॉडर्न एज के अंदर लोग जो हैं वो पार्टी वाला स्टाइल जो है उनका लाइफ़स्टाइल है, वो किस तरह गुज़ार रहे हैं। और इसके अंदर वो कहता है कि सारे लोग जो आके बातें कर रहे हैं, वो सारे किसकी बातें कर रहे हैं? कोई माइकल एंजेलो की बातें कर रहे हैं, और कोई लिटरेचर की बातें कर रहे हैं, आर्ट की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन मिज़री है, उसका ज़िक्र कोई नहीं कर रहा। ठीक है? ये सारा कुछ वो कहता है। और उसके बाद जो एक बहुत ही मेस्मराइज़िंग लाइन है, जिसमें ये कहता है कि नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी। और कहता है कि ये सारे जो मसले हैं, जिस तरह के हैमलेट के मसले हैं, वो मेरे साथ मसले क्यों हैं? कि मैं तो किंग हैमलेट भी नहीं हूँ और प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, और ना मैं
मेरी ज़िंदगी उस तरह डिज़ाइन की गई है, कॉमन मैन है, उसके प्रॉब्लम्स ये किंग हैमलेट वाले और प्रिंस हैमलेट वाले उसके मसले वो क्यों हैं, ठीक है? वो भी इनएक्शन का शिकार था और ये भी उसी तरह के एक इनएक्शन का शिकार है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जिनको क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो गया है इस मॉडर्न मैन के लिए, ठीक है? और आप अक्सर सुनते हैं बहुत से लोग जो हैं वो सोसाइटी का ज़िक्र करते हैं जी, सोसाइटी नहीं करने देती और सोसाइटी जो है ना वो मैं ये बहुत सारे लोग क्या हम सभी यानी कि करते हैं, किसी ना किसी सेंस में कि सोसाइटी से हम एक तरह से प्रेशराइज्ड हैं, एक अंडर प्रेशर है और वो ये सारा कुछ क्या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है और साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, जहाँ पे हम आके रुक जाते हैं।